वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा तमाशाई व्यक्तित्व है जो भारतीय राजनीति का खलनायक उसे कहें तो शायद गलत नहीं होगा। एक समय खलनायक में लालू यादव का नाम लिया जाता था कि वो मस्खरेपन में पूरे भारतीय लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, ऐसा कहा जाता था। लोग बाग मजाक मजाक में, चाहे वो संसद हो, पार्लियामेंट के अन्य स्थल हो या रैलियां, सभाएं, सब जगह वो मस्खरापन के माध्यम से जनता को मूर्ख बनाना और फिर राजनीतिक दोहन करके और प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त कर देना, इस बुराई में, इस कला में महारत थी कहीं लालू यादव को। लेकिन लालू यादव की परंपरा को धता बताते हुए एक बहुत शातिर दिमाग राजनीति में प्रविष्ट हुआ, जो आईआईटी किया हुआ, जो राजस्व अधिकारी रहा, जिसने एक लाइन से कई लोगों को मूर्ख बनाया। पहले अन्ना हजारे को मूर्ख बनाया, और एक कुर्ता और हाफ आस्तीन का कुर्ता, स्लीपर पाँव में, 20-25 रुपए के स्लीपर पाँव में पहने हुए, सूखे सूखे होंठ, बिखरे बिखरे बाल, बिल्कुल शर्टिंग किए बिना कुर्ते को बाहर फैला करके रखना, झबरा झबरा चलना, कभी भूख हड़ताल करना और नित्य नए पाखंड करते हुए, खांसी नाम निशान नहीं था लोग कहते हैं, लेकिन खांसी का नाटक करना और गले तक दो पट्टा बांधना और क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया इस राजनीतिक खलनायक ने। क्षमा करना, लोग राजनीतिक खलनायक ही बोलते हैं, इसलिए मैं राजनीतिक खलनायक कहने के लिए विवश हूँ। और फिर आया सत्ता का आवरण, तो इन्होंने शराब का खेल खेला। शराब इतनी सस्ती कर दी कि लोग बाग गन्ने का रस जैसे मिलता है ना, उससे ज्यादा दिल्ली में शराब मिल रही थी, और उस शराब को इतनी सस्ती करके कई अन्य प्रदेशों में ब्लैक किया गया, सारे टैक्स को कम करके, और अन्य प्रदेशों में। इसलिए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की लड़की भी उसके चपेट में आई, गोवा के, और न जाने पूरे देश में इसने तहलका मचाया। परिणाम ये हुआ कि इसके खिलाफ भी कोर्ट में लोग पहुंचे, जांचें हुई और जांचों में दोषी पाया गया। फिर एफआईआर हुई, सीबीआई के पास जांच गई, सीबीआई ने प्रकारांतर से फिर अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद में फिर क्या होता है उसको लेकर के बात करते हैं। अरेस्ट होने के बाद में दिल्ली का इनका कोर्ट लगता है, ट्रायल कोर्ट जिसको बोलते हैं, शुरुआती कोर्ट, वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले जो अवकाशकालीन स्पेशल जज थे न्याय बिंदु, उन्होंने इनको जमानत दी। केवल केजरीवाल पे बात कर रहा हूं मैं। और उनके अवकाशकालीन जज के बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं करता जो प्रकारांतर से जो पूर्णकालिक जज होता है उसका कार्य होता है। ये तो अवकाशकालीन अर्थात काम चलाऊ व्यवस्था के लिए ऐसे जज आते हैं। लेकिन केजरीवाल जैसे शातिर अपराधों में संलिप्त व्यक्ति, जिस पर केस के ऊपर दुनिया की निगाह थी, देश के अलावा दुनिया की निगाह थी, उस केस में इस व्यक्ति को उन्होंने 20 जून 2024 को जमानत देती। उस कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, अर्थात उस कोर्ट के, क्योंकि ये तो स्पेशल जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात वहां के मुख्य जज कह लीजिए आप, उन्होंने इंटरनल आदेश जारी कर कहा कि अवकाशकालीन जज को कोई भी अंतरिम आदेश देने का अधिकार नहीं। तो लेकिन ये तो दे चुके थे, तो उसके खिलाफ फिर तय बात है, ऊपर कोर्ट में गए, सीबीआई दौड़ के गई, वो चलता ही रहा। फिर इन्होंने वहां से हाई कोर्ट से कुछ जमानत जब निरस्त हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से फिर मिली। वो एक दफे किसी को जमानत मिल जाती है तो फिर वापस अंदर जाना बहुत मुश्किल रहता। बहरहाल अब दूसरा मामला आया 27 फरवरी 2026 को, फिर इसी तरीके से ट्रायल कोर्ट अर्थात राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज हैं जितेंद्र सिंह जी, स्पेशल जज, वहां पर अवकाशकालीन जज थे जिन्होंने इनको जमानत दी थी। इस दफे स्पेशल जज जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने इनको साथ में, अर्थात केजरीवाल को भी और मनीष सिंह को भी, साथ में 22 अपराधी और भी थे आरोपी, सबको एक लाइन से जमानत दे दी। केस से बरी कर दिया, जमानत नहीं, केस से बरी कर दिया कि इन पर तो केस ही नहीं बनता।
और कहा कि केजरीवाल को तो इसमें फंसाया गया था, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं बनते। मनीष सिसोदिया के लिए कहा गया कि कोई सबूत ही नहीं है, उसको अरेस्ट क्यों किया था, उनके खिलाफ केस ही नहीं बनता, और 22 अन्य लोगों को भी बरी कर दिया। इसके खिलाफ अब सुनिएगा ध्यान से, इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ ही घंटों में सीबीआई चली गई। वहां पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इनके केस को सुना और सुन करके सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजों को हाई कोर्ट में बुलवा लिया। यहीं से जब और इनके नोटिस इशू हुआ, मनीष के लिए भी और केजरीवाल के लिए भी। केजरीवाल कोर्ट में जाकर के बोलते हैं कि मुझे आपसे अपना केस नहीं सुनवाना, सुनिएगा ध्यान से, मुझे आपसे आपके बेंच में अपना केस रखना ही नहीं है, और इसलिए मैं ये कहता हूं आप मेरे केस से हट जाइए। उसके लिए एक खास रिक्यूजल प्रक्रिया होती है, रिक्यूजल होता है अर्थात जिसमें जज स्वयं किसी केस से हट जाता है, तो वो खुद हटता है, वो अपने मन से हटता है। यहाँ तो आरोपी कह रहा है कि मुझे आप अपने इस केस से हट जाइए। साथ में उसने इतने घटिया आरोप भी लगाए कि आपके 2 लड़के हैं, वो सरकारी एडवोकेट है, और आप तो मेरा केस जब भी आता है तो आप मुझे मेरी जमानत को रिजेक्ट करती रही है, मुझे आपसे न्याय नहीं मिलेगा, आप हट जाइए। जब स्वर्णकांता शर्मा ने हटने से मना कर दिया, बाकायदा उसका अधिकार होता है, तो उसने कहा था कि फिर मैं अपना केस आपके सामने पुटअप भी नहीं करूंगा, मैं कोई अपना वकील भी नहीं रखूंगा, और मैं खुद भी नहीं आऊंगा। ये कर दिया और बाकायदा डंके की चोट बोल के गया वो। उसके बाद स्वर्णकांता शर्मा ने 14 मई 2026 को दुखी मन से 2 निर्णय किए। एक कि मैं इस केस को अब नहीं सुनूंगी, दूसरा जो कुछ केजरीवाल ने किया, जो कुछ केजरीवाल के द्वारा अब तक इस केस के सिलसिले में होता रहा, मेरे साथ में भी, इस कोर्ट के साथ में भी, मैं अवमानना का केस स्वयं सुनूंगी। और ये जो शराब कांड है दिल्ली का केजरीवाल के ऊपर जिसका लगा हुआ है, इस केस को नई बेंच सुनेगी। यहां तक तो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री सुना दी। अब अगले 1-1.5-2 मिनट में इसके बाद क्या कुछ होगा वो उसकी बात कर रहे हैं। कानून के विद्यार्थी होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं। ऐसे तो जितेंद्र सिंह जी ने आपका केस सुना, शायद आपको पता था कि ये आपको सबको बरी करने वाले हैं, वहां तो आपने ये बात नहीं बोली। शायद न्याय बिंदु जी जिन्होंने आपको पहली जमानत दी थी ट्रायल कोर्ट में, उनके लिए तो आपने नहीं बोला कि मैं आपसे नहीं सुनूंगा। शायद आपको पता था कि आपको जमानत देने वाले। ऐसे जो अभी स्वर्णकांता शर्मा न्यायमूर्ति बोल रही है कि ऐसे तो न्यायपालिका में काम करना दूभर हो जाएगा। कोई भी आरोपी, शातिर अपराधी इस तरीके से आरोप लगा करके एक प्रेशर लगा देगा और सोशल मीडिया का उपयोग भी करेगा, जैसे केजरीवाल ने किया कि अपने हियरिंग के समय स्वयं उपस्थित होकर के और वो अपना केस को पुटअप किया, जो उनका अधिकार बनता है, और उसको तरीके से फिर कटिंग करके वीडियो को वायरल किया, और इस तरीके से स्वर्णकांता शर्मा के मान को भंग करने का प्रयास हुआ, और अंततः वो अपने से विड्रॉ कर लिया। तो यह केजरीवाल ने एक गलत परंपरा आरंभ की। ये न्यायपालिका के इतिहास में भी सबसे काला दिन कहा जाएगा जब कोई जज इन आधारों पर अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, अपने आप को अलग कर रहा है, और एक केस को तो यद्यपि वो फिर भी सुन रहा है, लेकिन इस कारण से कि ऐसा भविष्य में फिर न होने पाए। तो मुझे लगता है एक तो स्वर्णकांता शर्मा मानहानि केस को 2 दृष्टिकोण से, कोर्ट की भी मानहानि, मेरी स्वयं की भी मानहानि, ये एक दोहरा आरोप, अपराध दोनों मिलाकर के केजरीवाल पे हुआ। मुझे लगता है बहुत बड़ा कोई डिसीजन जाएगा, केजरीवाल की 7 पीढ़ियां याद करेगी ऐसा डिसीजन, ऐसा दंड उनको मिलने वाला है। फिर दूसरा, जो शराब कांड की जो दूसरी बेंच सुनेगी, वे और दुगनी सख्ती के साथ सुनेगी, क्योंकि आपने एक न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगा के उसको अलग करवाया है। तो दोनों तरीके से ये कम, और इसका सुपरविजन माननीय उच्चतम न्यायालय करेगा, करना ही चाहिए। वैसे मैं सोचता हूं उच्चतम न्यायालय को इसमें दखल देना चाहिए, अभी भी दखल देना चाहिए। और न्यायमूर्ति अभी
जो स्वर्णकांता शर्मा इससे अपने आप को अलग कर रही है, उनको ऐसा करने से मना करना चाहिए और इसमें कुछ डायरेक्शंस पास करना चाहिए। ये अनुकूल समय है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वहां से वो डायरेक्शंस पास किए, क्योंकि अगर किसी जज पर आपको, किसी न्यायमूर्ति पर आपके भरोसा नहीं है, किसी बेंच पर आपको भरोसा नहीं है हाई कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं के दिल्ली के जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके पास आप अपनी पिटीशन रख सकते हैं कि मुझे इस जज से नहीं सुनवाना, क्योंकि ये मेरे इसमें तर्क है, मेरे साथ न्याय नहीं होगा। अगर हाई कोर्ट भी मना करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी मना करते हैं और उसी को जज को रखते हैं, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। संबंधित व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में भी सिंगल बेंच, डबल बेंच तक आपको जाने का अधिकार है, जहां पर आपको न्याय मिल सकता है। तो यहाँ पर स्वर्णकांता शर्मा जी ने जो किया, पहले तो मैं कहता हूँ शायद उनके द्वारा भी, उनको एक महिला होने के नाते उनको इतना दबाव में ले लिया कि वो अपने सम्मान को बचाने के लिए ऐसा उन्होंने किया है, कल ऐसा निर्णय किया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? कानून के नजरिए से मैंने बात की है, लेकिन नैतिकता के नजरिए से आपको क्या लगता है? ये जो राजनीति का खलनायक है, ये पूरी पहले राजनीति को इसने दूषित किया है, अब ये न्यायपालिका को भी दूषित करने पर लग गया है। मेरी ऐसी टिप्पणी है, आपको क्या लगता है? टिप्पणी में जरूर बताइएगा। भारत माता की जय।